हम पांचों राज्यों के पल पल की खबर दे रहे हैं। अभी कहाँ पे जश्न की तैयारियां हैं, कहाँ पे हम पूरे चार्ट के हिसाब से बता रहे हैं। सीटों के चार्ट देंगे हम, लाइव ब्लॉग, लाइव अपडेट और सारी स्टोरी, डिटेल्ड कवरेज एक एक सीट का। हम 500 से ज़्यादा सीटें हैं इन 5 राज्यों में, उन हर सीट की हर सीट पर अलग अलग खबर देंगे हम। और पूरे कौन कहाँ से आगे है, कौन कहाँ से पीछे है, लिस्ट और पूरा लाइव ब्लॉग, लाइव स्टोरी, सब कुछ यहाँ पे। तो मतलब सिर्फ हम रिजल्ट नहीं बता रहे हैं आपको, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जिस राज्य, जिस सीट के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं कि उस सीट से कौन आगे, कौन पीछे या कौन जीता, वो सारी जानकारी हम देंगे। सब हम देंगे आपको। और कैंडिडेट कौन प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं, हम वेबसाइट पे जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। जो विधानसभा चुनाव के हर पहलू से, कौन नेता अभी क्या कर रहा है, चुनाव नतीजों के इंतजार में अभी जश्न की तैयारी कैसी है, ये सारी चीजें हम सारी सीटों के बारे में दे रहे हैं। हम सारी पार्टियों के लिहाज से दे रहे हैं। हम एक एक ग्राफ के हिसाब से देंगे। हम सारी लाइव खबरों, लाइव ब्लॉग, लाइव खबरों को दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए आप आजतक.in पे बने रहिए। हमारे साथ अनुग्रह हैं। अनुग्रह, मैं ये पूछ रहा था कि जो राज्य आप देख रहे हैं, जिस राज्य की जानकारी आप हमारे दर्शकों को आज दिन भर देंगे इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ क्या हलचल है? काउंटिंग तो 8 बजे से शुरू होगी। काउंटिंग ये है कि, लेकिन एग्जिट पोल में तो मैं मध्य प्रदेश की कवरेज में कर रहा हूँ। और बेसिकली बताऊँ तो जो एग्जिट पोल आए थे उन एग्जिट पोल्स में जो बीजेपी को हार दिखाई गई है, उसमें दो तीन सीटों का अंतर है, बहुत क्लोज मुकाबला है। तो अब एग्जिट पोल अगर सही होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पिछले करीब 3 टेन्योर से 2003 से शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और ये माना जा रहा है कि चौथी बार वो आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल उससे थोड़ा सा उलट आए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लोज मुकाबला रहने वाला है। तो हाँ, काफ़ी अच्छा रोमांचक रहने वाला है। अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं जीत पाते हैं तो बड़ा ये एग्जिट पोल तो अभी थोड़ी देर में वो जो क्लियर हो जाएगा, नतीजे कुछ देर में आ जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की सीट देख रहे हैं, तो जो दर्शक हमारी वेबसाइट पे आते हैं और वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं, तो क्या क्या उनको आप बताएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में पूरा रीजन में जो बटा हुआ है, मालवा के रीजन में, इधर उधर का आसपास का, उसमें हर सीट पर कौन उम्मीदवार है, पिछले 3 चुनाव के नतीजे क्या रहे थे, 2013 में उस सीट पर कौन जीता था, 2008 की विधानसभा चुनाव में उस सीट पर कौन जीता था, उस सीट के जाति समीकरण क्या है, ये सारी जानकारी हम एक एक सीट की, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव हुए हैं, यहाँ पर एक एक सीट की जानकारी हम अपने पाठकों को देंगे कि किस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन आगे है। पल पल का अपडेट भी देंगे आपको। मैं अगर पेज खोल के दिखाऊं आपको, जैसे आप ये मध्य प्रदेश में आइए, ये यहाँ पर ये लाइव ब्लॉग एक चल रहा है जिसमें पूरा जानकारी एक एक सेकंड का अपडेट दिया गया है। उसके अलावा ये सीटें हैं, आप देखिए ये पूरा सीटें हैं। अभी दोनों पार्टियों का झंडा इसलिए लगा है क्योंकि अभी नतीजे आए नहीं हैं। जैसे ही नतीजे आ जाएंगे, कांग्रेस का हाथ का पंजा वहाँ छप जाएगा या फिर बीजेपी का कमल छपेगा। तो ये थोड़ी देर में साफ होना शुरू हो जाएगा कि हर सीट पे कौन जीत रहा है। तो हर हम अंतर को भी अपनी कॉपियों में लगातार अपडेट करेंगे कि कौन कितने वोटों से आगे है या कौन कितने वोटों से पीछे है। और नतीजा आने के बाद आपको हर सीट के एकदम साफ और सबसे पहले और सटीक नतीजे मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के बारे में अनुग्रह बता रहे थे, शुक्रिया अनुग्रह आपका। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, उसके रिजल्ट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आइए और अनुग्रह आपको एक एक जानकारी, छोटी हो या बड़ी, जो भी जानकारी हो वो आपको देंगे। इस बार सबसे खास बात जो हमारी वेबसाइट पे वो ये है कि इन खासकर जो बड़े हिंदी बेल्ट के जो 3 राज्य हैं, हर एक सीट के नतीजे आपको मिलेंगे और डिटेल्ड में मिलेंगे। बाकायदा उसका समीकरण क्या है, क्या रहे हैं, उस सीट का इतिहास और उस सीट के जातिगत समीकरण, वो तमाम चीज़ें हैं। जैसे कि टोंक सीट से सचिन पायलट इस बार हैं, उनके सामने यूनुस खान है, बीजेपी के इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट। तो अगर आप ये चाहें कि आपको राजस्थान के जो नतीजे हैं उनके अलावा आपको टोंक सीट के बारे में जानना है, तो आप खाली हमारी वेबसाइट पर या आप गूगल पर जाकर टोंक सीट के नतीजे लिखिएगा तो तुरंत आपको वहाँ खबर मिलेगी और हमारी आज तक वेबसाइट पर। और इसके अलावा जैसे ही झालापाटन से वसुंधरा राजे कैंडिडेट है, तो तमाम हर एक सीट का बहुत ही स्पेसिफिकली उसको डिफाइन किया गया है, पूरी डिटेल दी गई है। यानी अगर आप कोई नतीजा इस बार पढ़ते हैं, जितने भी रिजल्ट आज आ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट से जुटा सकते हैं, जो कि अब तक कहीं नहीं आपको मिलती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका। तो जैसा कि जावेद बता रहे थे कि पूरी टीम लगभग सुबह 5 बजे से लगी हुई है ताकि आपको हम अपडेट रख सकें इस खास मौके पे। चुनाव महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ और चुनाव का रिजल्ट 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 हिंदी बेल्ट के बड़े राज्यों में चुनाव है और 2019 का इलेक्शन हमारे सामने है, आम सभा चुनाव हमारे सामने।
तीन हिंदी क्षेत्र के बड़े राज्यों के साथ ही दो और राज्य तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव हुआ और उसके भी नतीजे आज आएंगे। विवेक जी अभी आपके स्क्रीन पे हैं। विवेक जी हमें बताएंगे कि तेलंगाना और मिजोरम में क्या हलचल है और वहां से कैसे नतीजों की उम्मीद है। आप देखते रहे शुरू से। देखिए, तेलंगाना में तो बहुत हाई डेसिबल प्रचार रहा। बीजेपी बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी, फिर भी उसने बहुत ही हाई पिच प्रचार किया वहाँ पे तेलंगाना में। कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। राहुल गांधी ने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रैलियाँ की। सोनिया गांधी को वहाँ ले गया सिर्फ इसलिए ताकि तेलंगाना राज्य के स्थापना का श्रेय लिया जा सके। मेडचल में बहुत ही बड़ी रैली की। तो प्रजा कुटामी नाम से गठबंधन लड़ रहा है, जो कांग्रेस, टीडीपी, सीपीआई और तेलंगाना देशम करके एक दल है उसके साथ। और इन लोग सारे लोग मिलकर चुनौती दे रहे हैं केसीआर को। केसीआर के साथ यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये, केसीआर के साथ जो है छिपे तौर पर, मतलब एक गठबंधन, दोस्ताना गठबंधन फ्रेंडली फाइट है ओवैसी के साथ। ओवैसी जिन सीटों पर अपने लड़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो उन्होंने कुछ सीटों पर उनके केसीआर के लिए भी वोट मांगे हैं। हाँ, तो ये उनके लिए एक एज है वहाँ पे तेलंगाना में। मिजोरम में देखिए, मुख्य तौर पर अगर आप लड़ाई देखें तो कांग्रेस, लाल थानावाला और एमजेडएफ के बीच में ही है। बीजेपी वहाँ पे है। बीजेपी की वहाँ पे जो ये हिंदुत्व वाली छवि है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड, उसमें वो काम नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी वहाँ पे ये जो ट्राइब्स हैं उन लोगों को अपने तरफ करके वहाँ के चुनाव को थोड़ा सा प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और इसमें हेमंत विश्व शर्मा, नेडा के जो चेयरमैन कन्वेनर है, उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। और यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को ये तक सिग्नल दिए हैं कि अगर आप चाहें तो पर्सनल तौर पर चुनाव के बाद आ सकते हैं। जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है कि बीजेपी ने पूरी पार्टी जो है उठा ली। जैसे कि अरुणाचल में उसने पूरी कांग्रेस ही अपने पास कर ली। अरुणाचल में कांग्रेस खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं चुनाव और चुनाव के नतीजे और एग्जिट पोल से सीधा जुड़ाव जो है वो मार्केट का भी है। और आपने ये खबरें भी पढ़ी होंगी कि जब एग्जिट पोल आए तो मार्केट में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई, मार्केट ने किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया। तो आज नतीजे का दिन है, तो नतीजे के दिन मार्केट से क्या उम्मीद है, मार्केट में क्या हलचल रहेगा, वहां से क्या चीजें निकल करके आ सकती हैं, वो राहुल जी आपको हमारी वेबसाइट पे बताएंगे। और अभी लाइव में राहुल जी आपको बताएंगे कि मार्केट किस तरीके से एग्जिट पोल पे रिएक्ट कर रहा था और अभी आज क्या उम्मीद है आपको। देखिए, शेयर बाजार बीते एक हफ्ते के दौरान दबाव में है और कल ही हफ्ते का पहला कारोबारी दिन सोमवार को 600 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार गिरा है। और कल शाम को जिस तरह से बाजार बंद होने के बाद आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे की खबर आई है, तो आज सुबह बाजार खुलते समय ये नया होगा बाजार के लिए कि वो शेयर बाजार कैसे इस खबर पर रिएक्ट करता है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि एक जोरदार गिरावट उर्जित पटेल के इस्तीफे से है और दूसरा जो अहम असर शेयर बाजार पर देखा जाएगा वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में। जिस तरह एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को कमजोर दिखाया गया, कांग्रेस को उभरता हुआ दिखाया गया। 2 से 3 राज्यों में संभावना जताई गई है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति पर भी अगर ये 5 राज्य लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के चुनाव नतीजे हैं तो क्या मैसेज क्या जाता है बाजार में, कारोबार जगत में चूंकि है तो ये चुनाव का माहौल, हम लोग सुबह चुनाव पे जमे। लेकिन कल शाम की एक बड़ी खबर थी कि आरबीआई के गवर्नर ने उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उस पे क्या मार्केट का कल कैसा क्या बंद हुआ, क्या रहा? जी, कल 600 अंकों से अधिक की गिरावट बाजार पर देखी गई और आज सुबह चूंकि बाजार तो ये इस्तीफे के पहले से ही गिर रहा था, तो आज सुबह बाजार के लिए नया है। तो बाजार खुलते ही जोरदार गिरावट देखी जाने की संभावना है और चुनाव नतीजों का असर तो रहेगा ही। और वैश्विक कारण और भी हैं जिसके कारण बाजार पर दबाव बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। अब हम लोग आते हैं रमन सिंह जी के बारे में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से कैसे नतीजों की उम्मीद है, वहाँ पे बदलाव की बात एग्जिट पोल तो कर रहा है, लेकिन हमारे साथी कुबूल है जो लगातार छत्तीसगढ़ के बारे में और बाकी राज्यों के बारे में भी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। और अभी आपके स्क्रीन पे कुबूल अहमद खुद हैं। कुबूल जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ से क्या उम्मीद है और किस तरह के नतीजे, और अभी हलचल क्या कुछ आ रही
छत्तीसगढ़ से किसी तरीके? जैसे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनतियां होंगी। जो पोस्टल बैलेट वो जो जिन लोगों के सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनकी चुनाव में ड्यूटियां लगी होती हैं, जो वो लोग पहले एक दिन पहले मतदान कर देते हैं ड्यूटी से, वो वोट होते हैं। अक्सर देखते हैं सरकारी कर्मचारी, वो एक तरह संकेत आते हैं। अगर वो रुझान आते हैं तो एक नई संकेत की दिशा होती है कि सरकारी कर्मचारी किस दिशा में अपनी वोटिंग किया, उससे सारी चीजें तय होनी शुरू होती हैं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ से लगातार आप कवर कर रहे हैं। रमन सिंह की चर्चा हुई है, कांग्रेस की चर्चा हुई है, अजीत जोगी की चर्चा भी हुई है। अजीत जोगी कितना बड़ा फैक्टर रहेंगे छत्तीसगढ़ में, आपको क्या लगता है? अजीत जोगी फैक्टर साबित हो सकते थे, मगर अजीत जोगी के साथ प्रामाणिकता रही कि अजीत जोगी ने बसपा के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस साथ रहे। इस बार सबसे बड़ी प्रतिष्ठा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सियासत में अजीत जोगी की खुद लगी है। अजीत जोगी को अपने वजूद को कायम, अपने आप को स्थापित करने को, अपने आप को साबित करने की चुनौती है। अभी तक वो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, राज्य में सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब खुद को साबित करने की है। कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस वहाँ फ्रंट फुट पे खेल रही है। और अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बसपा के साथ गठबंधन करने के बावजूद उनको 8 सीट से ज़्यादा किसी भी मतलब एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो 4 से 5 सीटों के अंदर सिमटते नजर आ रहे हैं। ये संकेत, संभावनाएं दिख रही हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन नतीजे में क्या होता है ये है। लेकिन ये सच है कि वो मतलब मुझे भी लगता है कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां अजीत जोगी की पार्टी जीत सकती है। बसपा भी, क्योंकि बसपा एक फैक्टर, वहां एक सीट ऑलरेडी जीती हुई थी, तो इस तरह से बसपा भी 2 से 3 सीटें जीतने की संभावनाएं बसपा की भी बनती दिख रही हैं। हाँ, और दूसरा, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा न होने के बावजूद अगर कांग्रेस बहुत अच्छा कर लड़ रही है चुनाव, जिस तरह अजीत जोगी पार्टी छोड़ के बगावत करके अलग हो चुके थे, कई उनके पार्टी के विधायक दुर्घटना में हुई थी, आज से कुछ 6-7 साल पहले की घटना है, जिसमें नक्सल अटैक हुआ, जिसमें सारे नेता खत्म हो गए थे। अब उनके पास नए तरह के नेता हैं, भूपेश बघेल हैं, टीएन सिंहदेव हैं और चरणदास महंत हैं, है ना, ये जैसे नेता वहाँ पे इनके पास अभी हैं। इनके जरिए कांग्रेस ने वहाँ लड़ना शुरू किया और ये निश्चित है कि 15 साल के रमन सरकार के सत्ता विरोधी लहर का सामना रमन सिंह को करना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती है, लेकिन अभी तक ये संभावनाएं दिख रही हैं। मैंने जो अभी तक छत्तीसगढ़ कवर किया उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस 45 से 50 सीटों के बीच में है और बीजेपी 35 से 40 सीटों के बीच में मिल सकती हैं सीटें, जो मुझे संभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया कबूल भाई, आपको हमारे दर्शकों को सुबह सुबह अपडेट करने के लिए। तो ये कबूल अहमद जी थे। चाय का भी इंतजाम है ऑफिस में, चूँकि सुबह सुबह से लोग आए हैं तो चाय आप समझ सकते हैं कि ज़रूरत होती है चाय की। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, आपको विश्लेषण भी देंगे, अपने एडिटर पारनी आनंद जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले विजय जी हमारे साथ हैं, विजय रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, ये जो नतीजे आज आएंगे, किस तरीके से एग्जिट पोल जो कह रहा है, नतीजे जो आएंगे, आपका अपना जर्नलिस्टिक सेंस क्या कह रहा है, क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, अगर हम एग्जिट पोल के हिसाब से जाएं तो सीधा बताता है कि मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। हालांकि अगर हम अलग अलग मीडिया हाउसेज ने अलग अलग एग्जिट पोल किए हैं और सबके नतीजे अगर देखे जाएं तो हो सकता है कि कई प्रदेशों में, राजस्थान का तो एकदम सीन क्लियर है कि सारे एग्जिट पोल ज़्यादातर जो हैं वो कांग्रेस के समर्थन में दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी कई एग्जिट पोल ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने कांटे की टक्कर दिखाई है। तो सिर्फ राजनेताओं का ही नहीं, सिर्फ पार्टियों का ही नहीं, सिर्फ प्रत्याशियों का ही नहीं, आज जो लोग एग्जिट पोल के पीछे हैं, जो अलग अलग मीडिया हाउसेज जितने, उन लोगों के लिए भी धड़कनें, उनकी भी धड़कनें बड़ी हुई हैं, उनके भी नतीजे आने वाले हैं कि वो कितना जनता की नब्ज को समझ पाए। राजनेताओं का काम होता है, लेकिन जो सर्वे करते हैं जो लोग, उनके लिए भी आज बड़ी इम्तिहान का दिन है कि क्या उन्होंने ठीक से जनता की नब्ज को पकड़ा है। आप आज तक .in की जो इलेक्शन टीम है उसको एक तरीके से हेड कर रहे थे, उसको देख रहे थे, क्या तैयारी हमारी थी, कितने समय से हम लोग आज के लिए तैयारी कर रहे थे? पिछले 4 महीने से हम लोग लगातार तैयार कर रहे थे। अगर हम 5 राज्यों को देखें तो 5 राज्यों की एक एक सीट का विश्लेषण, पिछले क्या वहाँ पर चुनावी इतिहास रहा है, वहाँ पर किस तरह पार्टियाँ स्विंग करती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी या एक पार्टी का पूरा जिसको गढ़ कहा जाता है, तो हर सीट का विश्लेषण आपको वहाँ पर मिलेगा। हर सीट पर कौन कौन से, उसका इतिहास क्या रहा है, इस समय कौन कौन प्रत्याशी हैं, वहाँ पर अलग अलग राजनेताओं ने जो कैंपेन की, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों, योगी आदित्यनाथ इस बार काफ़ी एक्टिव रहे, तो वो पूरा विश्लेषण। और आप जब सारे लोग एक एक सीट का रिजल्ट जानने को आतुर हैं, तो हर सीट का रिजल्ट, हर सीट का विश्लेषण आपको आज भी मिलेगा। अलग अलग लिस्ट आपको मिलेंगी जिसमें आप देखते, एक ही जगह आप देख सकते हैं कि आपके प्रदेश में किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। तो लगातार कवरेज है। इसके अलावा एनालिसिस हैं कि जिस तरह से अगर प्रचार को देखें, जिस तरह से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी में शब्दों का
वाण एक दूसरे पर हुए, पार्टियों ने लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर तमाम आए, कई सारे फेक वीडियो भी थे जो एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन किए गए। तो 360 डिग्री कवरेज जिसको बोलते हैं वो आज तक ने किया है। और जो भी अगर आप यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल पर हमको देख रहे हैं तो m.aajtak.in पर, अगर आप डेस्कटॉप पर हमको देख रहे हैं तो aajtak.in पर आप आइए, आपको दिखेगा कि आज तक की क्या तैयारी है प्रत्याशियों को लेके, नेताओं को लेके, सीट को लेके, पार्टियों को लेके, टोटल कवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं जिस तरफ, तो वो विश्लेषण का समय है थोड़ा सा, हमारी कवरेज कैसी होगी उसके साथ साथ हम इन 5 राज्यों के परिणाम जो आज आएंगे उससे जुड़े हुए कुछ विश्लेषण करेंगे। अभी तक आप में से जितने लोग हमारे साथ लाइव हैं उसमें से ज़्यादातर लोग पार्टियों के नाम ले रहे हैं। अगर आप कुछ सवाल करेंगे, अपनी कोई टिप्पणी देंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं लगातार देख रहा हूँ आपके कमेंट को, आपके सवाल को हम इस लाइव में शामिल करेंगे। और हमारे संपादक पारणी आनंद आपके स्क्रीन पर हैं, काफ़ी शानदार लग रहे हैं सर आप आज सुबह जो है। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी जो खबर आई थी कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की कुछ तैयारी है और रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके पीछे क्या वजह है? ऐसा तो पहले कभी आई नहीं थी कोई खबर। नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले जो शिकायतें राजनीतिक दलों द्वारा की गई, जिसमें वाईफाई एनेबल्ड एरिया में इनका मशीनों का होना, ईवीएम के पहुंचने, उनके रखरखाव, तमाम तरह की गड़बड़ियों की शिकायत राजनीतिक दलों के द्वारा की गई है और आपत्ति उन्होंने अपनी दर्ज की है इलेक्शन कमीशन से। यहाँ पे सीनियर लेवल के जो लीडरशिप है सेंट्रल लेवल की, उसने भी जाके उनके डेलीगेशंस से भी मुलाकात की है। तो इस वजह से चुनाव आयोग के लिए आप ये देखें कि पिछले 2-3 साल में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इन सारे चुनावों के प्रतिफल के रूप में निकली है, वो जनादेश तो है ही और वो हर चुनाव में होता है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की अपनी एक साख है वो उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। उसकी विश्वसनीयता पे लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू किया है और ईवीएम जो है एक मजाक बनता जा रहा शब्द हो गया है। लोग चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, आम बोलचाल में चाय की दुकानों से लेकर के और कहवा खानों से लेकर के और तमाम और सारे पब्लिक प्लेसेस में या जहाँ पे भी गैदरिंग हो, आप देखेंगे कि ईवीएम को लेकर के लोग मजाक कर रहे होते हैं। और उसमें दोनों तरह के लोग हैं ना, कि वो जब जीत जाते हैं तो ईवीएम सही होती है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब होती है, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोई जीते ना जीते ईवीएम जीतेगी। तो आप ये देखिए कि घूम फिर के पूरा डिस्कोर्स जो है ना, जो टीएन सेशन का टाइम हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद में और बहुत सारे चुनाव आयुक्तों को हम लोगों ने देखा, वहां से निकल करके कैसे चुनाव आयोग की अपनी साख वो लगातार गिरती जा रही है और उसकी क्रेडिबिलिटी पे जो असर पड़ा है उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने इस वक्त है। और अगर वो उसे अभी नहीं सुधारते हैं तो आम चुनाव जो 6 महीने बाद हैं, 6 महीने का भी समय नहीं बचा है, उसमें फिर उनको बहुत खासी मशक्कत, खासी असुविधा पेश होने वाली है। खास करके एक जैसे परिणाम होने की सूरत में उसमें सत्ता और चुनाव आयोग और तमाम तरह के दबाव और तमाम तरह की किस्से, राजनीतिक दबाव, इस तरह की बातें कही जाएंगी, जो कि एक स्वतंत्र सत्ता, स्वायत्त संस्था जिसका काम देश में चुनाव करवाना है, जिसकी किसी को रिपोर्टिंग नहीं है, जो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उसके ऊपर अगर वो सवाल उठे तो ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की जो व्यवस्था है कि कैसे लोकतंत्र बना रहे इस देश में और लोकतांत्रिक तरीके से लोग विधायिकाओं के लिए चयनित होकर आते रहें, चुने जाते रहें, इस प्रोसेस को इंश्योर कराने वाला जो कमीशन है उसके ऊपर संकट होगा। और उसके ऊपर संकट मतलब लोकतंत्र पर संकट है। तो चुनाव आयोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस पूरे मामले में अपने दामन को पाक साफ साबित करें और इसीलिए वो इस तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं। एक सवाल है, आपको बता दूं कि हमारे दर्शक भी बड़ी संख्या में सुबह हमारे साथ हैं और ऋषि सोनी हैं, उनका एक सवाल है आपके लिए कि जिस तरीके की बयानबाजी चुनावों में होने लगती है, इनका इशारा है कि जिस तरीके के स्तर पे जाकर के नेता एक दूसरे को कहने लगते हैं, तो इनका कहना है कि डेमोक्रेसी हमारी किस तरफ जा रही है। ये सवाल मेरा भी है कि क्या हम धीरे धीरे एज ए लोकतांत्रिक देश परिपक्व हो रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं? लंबा अनुभव आपका। नहीं, ये मुझे लगता है कि परिपक्व हो रहे हैं। अच्छा। कितनी भी भाषा खराब हो, ऋषि कुमार ने सवाल पूछा ही, ये खुद में इस चीज़ की बानगी है कि वो परिपक्व हो रहे हैं, लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। और राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीतिक दल जो कह रहे हैं उसको हम पहचान पा रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और उसको पहचानने के बाद उसको कह पा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, उसके साथ संकट नहीं है। राजनीतिक दलों की अपनी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। राजनीतिक दल जिस स्तर पे बहस को ले आए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन आप लोगों को या हम लोगों को ये चाहिए कि हम विषयांतर ना हो जाएं इस पूरी कवायद में। हम उन जुमलों या उस तरह की कशीदाकारी या उस तरह की जो फब्तियां हैं या उस तरह के जो गाली गलौज हैं, जो सस्तापन है, उसके ट्रैप में फंसे नहीं। अगर हम उसमें फंसेंगे तो जो मूल विषय हैं जिनके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा, ये जो बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं जो कि एक वेलफेयर स्टेट पे किसी भी सरकार का दायित्व होता है, उसकी मेरिट्स पे ही लोगों को देखें, चाहे वो इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों। लोगों के प्रॉमिसेस को डिलीवर कौन कर पा रहा है और कितना डिलीवर किया है, इसके मूल्यांकन के आधार पे ये होना चाहिए। आप बहुत अच्छी कंघी करके बहुत साफ कपड़े पहन के स्कूल जाएं, लेकिन अगर आप कॉपी में कुछ लिख के नहीं आएंगे तो इससे आपका नतीजा रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। तो रिजल्ट का आकलन जो है वो परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, और वो चाहे कोई भी पार्टी हो। जहाँ पे अगर कांग्रेस है तो उसके परफॉर्मेंस का आकलन हो, बीजेपी है तो, या कोई तीसरी पार्टी है तो उसका। तो ऋषि कुमार जो सवाल उठा रहे हैं बहुत जायज़ सवाल है, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं कि जितनी जागरूकता से उन्होंने सवाल उठाया उसके लिए उनको साधुवाद, लेकिन उस जागरूकता को वो अपने अंदर कायम रखें और उनके जैसे और तमाम सारे लोग कायम रखें। ये इन्फॉर्मेशन का समय है, युवाओं का समय है, युवाओं का देश है, उनको बरगला पाना मुझे नहीं लगता कि आसान है। युवाओं के अपना आपने जिक्र किया, और दिव्या यादव हमारी एक दर्शक हैं और उनका एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं कहूँगा कि है कि इनका कहना है कि एग्जिट पोल में जिस तरीके के रुझान आए, जिस तरफ इशारा एग्जिट पोल कर रहा है, तो इनका कहना है कि क्या ये समझा जाए कि इसकी बड़ी वजह जो है वो युवाओं की नाराजगी बीजेपी से है या बीजेपी के सरकारों से इन राज्यों में? 2 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पे 15 साल हो गए हैं सरकार को। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी लग रहा था कि शिवराज जी और रमन सिंह के लिए चुनाव थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसके बावजूद मोदी लहर का काफ़ी लाभ उनको मिला। सितंबर 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया 13 सितंबर को मेरे ख्याल में, तो वहाँ से वो फिर प्रचार की पूरी लड़ाई में कूदे और इन राज्यों में बहुत एक्सटेंसिव प्रचार उन्होंने किया, क्योंकि इन चुनावों से हवा बनाने में काफ़ी मदद मिलनी थी। यही बात इस बार भी है कि इन चुनावों के प्रचार से 2019 के चुनावों के लिए हवा बनाने का काम होगा। जहाँ तक बात इसकी है कि युवाओं में ये किसी एक फैक्टर पर तय नहीं होगा, युवा हों या किसान हों या महिलाएं हों, किसको क्या मिला है और मिलने के बाद उसका कंटिन्यूएशन कहाँ था। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि चलिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ और आप अपना टिफ़िन झोला यहाँ छोड़ के मेरे साथ चले जाएं और मैं आपको जो है 1 रुपया का चना खिला करके और वापस ले आऊँ, तो आप कहेंगे कि आप तो चले गए। तो प्रॉमिसेस पे चीज़ें नहीं होती है, डिलीवरी पे होती है, जैसे हम लोग अभी से पहले वाले सवाल में बात कर रहे थे। तो जो दिव्या कह रही हैं वो एकदम सही बात है कि शिवराज जी के बारे में या ये आपकी वसुंधरा जी के बारे में या रमन सिंह के बारे में, जिसके भी बारे में मतदान का जो भी रुझान रहेगा, वो ये इस बात का संकेत होगा कि उनकी डिलीवरी किस तरह की रही और उनकी राजनीति, उनके कामकाज से लोग कितने उत्साहित हैं, कितने सहमत हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसको मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि आज तक ने भी एग्जिट पोल किया, तमाम सारे और चैनलों ने किया, हमने एग्जिट पोल्स का भी पोल किया कि सबका एवरेज क्या है, लेकिन ये महज बारिश की कवायद है। जैसे गांव में 4 बुढ़े बैठ करके आकलन लगाते हैं कि आसमान देख के लग रहा है कि 2-3 दिन में बारिश होगी, हाँ। लेकिन जब बारिश हो जाए तब जानिए कि बारिश कितनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज बस 8 बजे से बारिश शुरू हो रही है, हाँ। और तय है कि 8 बजे से शुरू हो जाएगी। आपने इसी में जवाब दे दिया। हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे थे, मैं उनका नाम भूल गया, कि काउंटिंग कितने बजे से शुरू होगी। तो 8 बजे से शुरू होगी, जैसा शुरू होगी। मैं उनको बता दूं कि 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 8:15 बजे तक जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। 8:30 पौने 9 के करीब ईवीएम्स का सील ब्रेक करके और उससे डेटा फैच करने का काम शुरू हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 9 बजे पहली तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। 10:30 से 11 के बीच में आप देख पाएंगे कि राज्य किस ओर जा रहे हैं, जनादेश किस ओर जा रहे हैं। और अपने सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज तक अकेला प्लेटफॉर्म आज के दिन देश में है जो कि हर असेंबली सीट की अलग से पूरी डिटेल आपको भेज रहा होगा। ये नहीं है कि आपको किसी टेबल में जाके एक साथ दिखा दिया है, हर असेंबली सीट की एक रियल टाइम कॉपी है। हम 600 के करीब कॉपियों के साथ में हर एक असेंबली में बदलते रुझानों को बता रहे होंगे।
ताकि आप धौलपुर के हैं, आप पाली के हैं, आप फलौदी के हैं, या आप किसी और क्षेत्र से आते हैं, किसी और जगह से आते हैं, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने ज़िले को कहाँ पे खोजूं या मैं अपनी विधानसभा को कहाँ पे खोजूं। आप अपनी विधानसभा को सीधे यहाँ खोज के लगातार अपडेट होते हो, रियल टाइम, वो कोई कंप्यूटर जनित नहीं है, लोग उसको कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें हो रही होंगी। लाइव टीवी पे आप विश्लेषण देख ही रहे होंगे, सुबह 6 बजे से तमाम सारे गेस्ट हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारा ग्राफिक्स का काम इस बार है, राज्यों के अलग अलग लाइव ब्लॉग हैं, अलग अलग लाइव अपडेट कॉपीज़ हैं, और इसके अलावा पूरा हिस्ट्री है इन राज्यों में, इन सारी असेंबली सीटों का, जब से इन राज्यों का गठन हुआ है तब से लेके अभी तक आप कैंडिडेट वाइज, सीट वाइज सेलेक्ट करके पूरा हिस्ट्री निकाल सकते हैं, पूरा ग्राफ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी तैयारी है, काफ़ी सारा विश्लेषण। काफ़ी दर्शक हमारे पूछ रहे हैं और ये एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं कि लास्ट मोमेंट का प्रेडिक्शन आपका। मेरा लास्ट मोमेंट का प्रेडिक्शन इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि मैं राज्यों के दौरे पे इस बार नहीं गया। चुनाव की तैयारियों में यहाँ पे जो वॉर रूम था उसको मैं देखता संभालता रहा कि चीज़ें लगातार आप तक पहुँचे हैं। आप सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी पाठक हैं आज तक के, उन सबके पास जानकारियां लगातार पहुंचे, तो मैं उसको देखता रहा। इसलिए ये अब प्रेडिक्शन का समय भी नहीं है। हाँ, और ये प्रेडिक्शन का समय नहीं है और ये उचित नहीं है। मतलब आसमान को देख के बादल गिरने वाली बात है या रात में बैठ के तारे गिरने वाली बात है। जो लोग ज़मीन पर गए हैं उनके प्रेडिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे प्रेडिक्शन के बजाय, और उस काम को आज तक मैं अपने सर्वे टीम के साथ में या रिपोर्टर्स के साथ में किया है। उनके प्रेडिक्शंस ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रेडिक्शंस ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, उनके प्रेडिक्शंस के पीछे ज़्यादा लॉजिक्स हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक डिसअपॉइंटमेंट लोगों के बीच में है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इन प्रेडिक्शंस के बारे में आपको जानना है तो जो रिपोर्टर्स फील्ड में थे और आज भी फील्ड में हैं, तमाम सारे बड़े शहरों से और इन सभी राज्यों के बड़े प्रमुख केंद्रों से बहुत सारे रिपोर्टर, हमारे आज तक के सैकड़ों लोग आज इस वक्त फील्ड में हैं। सुबह 6 बजे से लगातार सारे लोग लाइव हैं, तो उनको आप लोग देखिए। आप आज तक की वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे लाइव टीवी चल रहा है और उस लाइव टीवी में आप इन सारे रिपोर्टर्स को बारी बारी सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि उनका प्रेडिक्शन, उनके कयास, उनके आकलन क्या कहते हैं, और ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उनके पास जाएं। तो जाते जाते एक सवाल और है, सेरज अहमद हैं, इनका कहना है कि इस बार के इलेक्शन में चाहे गिरिराज सिंह हो या योगी आदित्यनाथ के जो बयान आए, जिसको एक तरीके से कंट्रोवर्शियल कहा गया कुछ मायनों में, क्या उसका असर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बयानों पे बयानवीर हर तरफ हैं। गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ ने अगर कुछ कहा है तो कोई नई बात नहीं है, ये लोग कहते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भी लोगों ने तमाम तरह की बातें कही हैं। राजस्थान में भी हमने सुना, हमने तेलंगाना में भी सुना, तमाम और सारी जगहों पे सुना। लोग इतने मूर्ख नहीं है कि किसी एक बयान पे वोट कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। वो एक माहौल बनाने का काम ये सारी चीज़ें ज़रूर करती हैं, लेकिन अंततः वोट जब आप, और अगर आप सिराज भाई, अगर आपने कभी मतदान किया हो, अगर आपकी उतनी आयु है, मतदाता पहचान पत्र आपके पास है और आपने वोट किया है, तो आप देखेंगे कि वोट दबाते समय बहुत 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं व्यक्ति के दिमाग में, और बाकी कुछ नहीं चल रहा होता है। या तो वो कुछ चाहता है इसलिए वो मतदान करता है, या फिर जो उसको दिया गया होता है उसके ऊपर वो मूल्यांकन करके और तब मतदान कर रहा होता है, और या फिर वो राज सत्ता से बहुत खिन्न होता है तब मतदान कर रहा होता है। तो मतदान के समय ये 3 चीज़ें प्रिंसिपली मायने रखती हैं, और इन तीनों के आधार पे लोगों का मानस बनता और बिगड़ता है। तो इसके आधार पे मतदान लोग करते हैं। ये सारे नारेबाजी, जुमलेबाजी जो हैं, ये इसीलिए होते हैं ताकि ध्यान हटे, लेकिन चुनाव से ध्यान लोगों को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि मतदान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, मतदान आपकी जिम्मेदारी है, और आप अपने मतदान में अपने विषयों से ना हटे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बाकी चीजें भी देखनी है, लेकिन एक आखिरी सवाल है, ये बहुत विवेक शुक्ला है, इनका एक सवाल, टेक्निकल सवाल भी कह सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपसे कि आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पे, तो वो उसी को कह रहे हैं कि थोड़ा सा और डिटेल बताइए कि वोटों की गिनती होती कैसे है, वो प्रक्रिया क्या होती है? हाँ, तो वोटों की गिनती की प्रक्रिया ये है कि मतदान केंद्र पे जिस मतलब असेंबली वाइज बैठने की व्यवस्था होती है, उसके बाद में टीमें होती हैं पार्टियों की, और एक एक क्षेत्र से उस असेंबली सीट के
ईवीएम्स को निकालने का काम शुरू होता है। उनकी टेबल्स अलग अलग डिवाइडेड रहती हैं। वो लोग जाते हैं, सबकी मौजूदगी में वो अनलॉक होती हैं। सब देखते हैं कि हाँ अनलॉक हो रहा है, उसके पहले कोई सील टेम्परिंग तो नहीं है। फिर उससे डेटा को फेच किया जाता है और उसमें डिटेल आ जाती हैं कि स्लिप पे कि कितने वोट भाजपा को मिले हैं, कितने कांग्रेस को मिले हैं, कितने बाकियों को मिले हैं। तो जितना भी बार मतदान उसमें हुआ उस ईवीएम में उस चुनाव के लिए, उसका सारा डेटा उनके पास स्लिप पे होता है। इन्हीं को फिर सीट बाय सीट, मतलब कि जो वहाँ पे सीट है, विधानसभा सीट नहीं, उनको ऐड करके फिर टोटल डेटा तैयार होता है और राउंड बाय राउंड काउंटिंग इसी तरह से होती जाती है। जो फाइनल एडिशन है उसी के आधार पर तय होता है कि कौन विजेता है कौन नहीं है। पहले जो पारंपरिक तरीके से मतगणना होती थी और हमने वो भी देखी है, उसमें क्या होता था कि बक्से खोले जाते थे, मतदान पत्र सारे के सारे टेबल पे पलट दिए जाते थे और मतदान पत्रों को सबसे पहला काम होता था खोलना। तो इसलिए वो मतलब 24 घंटे 48 घंटे तक काउंटिंग चलती थी। तो मतदान पत्र सारे क्योंकि फोल्ड होके जाते थे बॉक्स में, उनको खोला जाता था, फिर उनकी गड्डियां बनती थी। गड्डियां बना करके फिर उनमें सेपरेशन होता था कि बीजेपी के वोट एक तरफ रखे जाएंगे, कांग्रेस की एक तरफ रखे जाएंगे, जितने प्रत्याशी हैं उतनी गड्डी बनेगी। तो फिर उसको जाकर के फिर वो चालान उसका नोट होता था कहीं पे और इसी तरह से हर टेबल पे हो रहा होता था। तो इस तरह से नंबर्स का कंपाइलेशन होता रहता था। उसमें ये बहुत नज़र रखनी पड़ती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कांग्रेस के लिए वोट की गड्डी बनी है उसमें बीजेपी के भी 4 वोट दबा दिए गए हैं और उनको काउंट कर दिया गया है। तो जो पार्टियों के वहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो बहुत सचेत रहते हैं। उनको बाकायदा ऐसे लोगों को पार्टी लगाती है जो लफाजी से ज़्यादा ध्यान लगाने पर हैं, लड़ सकें, डिफेंड कर सकें, उनको कोई बरगला के कहीं दाएं बाएं ना करे। तो ये बहुत ही कमिटेड टीम होती है, बहुत ही वॉर जोन जैसी स्थिति होती है जिस वक्त काउंटिंग हो रही होती है। अब क्योंकि तकनीक की वजह से समय कम हो गया है, नहीं तो पहले बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही होती थी। लोग खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मस्तियाँ हो रही हैं, जाड़े में काउंटिंग होती थी तो आग वगैरह की भी व्यवस्था की जाती थी। अब वैसा नहीं है, अब तकनीक की वजह से चीज़ें जल्दी हो जाती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो पारणी आनंद जी थे हमारे संपादक और ये आपको विस्तार से बता रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, काउंटिंग कैसे होती है, क्या नतीजे आजतक.in पे आप क्या देख सकते हैं। एक सवाल और दिव्या का आया है कि हमें ये बताइए कि अगर हम हर राज्य की का रिजल्ट देखना चाहें और हर सीट का रिजल्ट देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बताने के लिए संदीप जी सबसे बेहतर हो सकते हैं। संदीप जी, एक सवाल है हमारी एक दर्शक का कि अगर वो किसी विधानसभा के किसी स्पेसिफिक सीट का रिजल्ट देखना चाहती हैं तो कैसे देख सकती हैं, उसके अपनी वेबसाइट पर जरा करके एक बार होम पेज पर बता सकें। दो तरीके से, एक तो ये अलग अलग स्टेट्स के पेज बने हुए हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे अलग अलग सीटों के नतीजे हैं। जैसे ये भटगांव विधानसभा सीट है, अगर आप इस विधानसभा सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधे वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा हम एक पूरी स्टेट्स की लिस्ट देंगे, कौन आगे कौन पीछे और कौन कहाँ जीत रहा है कौन कहाँ हार रहा है, इसके आंकड़े हम अलग से देंगे। इसके अलावा एक एक सीट का आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कि पिछले चुनाव में वहाँ का क्या नतीजा रहा था, इस बार कौन कौन मैदान में है, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। ये अपडेट हम लगातार आपको देंगे। शायद मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कोई दर्शक गूगल पे जा करके सीट का नाम और आजतक.in लिखे तो मेरे ख्याल से वो यूआरएल भी उसके पास आ जाएगा सीधा। बिल्कुल 500 से ज़्यादा सीटों पर अलग से स्टोरी करने का हमारा मकसद यही है कि जो भी व्यक्ति जिस सीट के बारे में रुचि रखता है या वो उस इलाके से आता है तो सीधे अपनी सीट का नाम और आज तक सर्च करे और सीधे उसको अपनी सीट के बारे में पूरी स्टोरी, डिटेल, बैकग्राउंडर, पुराने चुनावों के नतीजे, उम्मीदवारों की स्थिति, सब पार्टियों की स्थिति, सब मिलेगा वहाँ। आप नतीजे देखना चाहते हैं, आप एक एक विधानसभा के नतीजे देखना चाहते हैं, नतीजे आने के बाद अगर आप विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आज तक तो है ही आपके पास टीवी पे। दूसरा विकल्प आपके पास आजतक.in है जो आपको फेसबुक, यूट्यूब और आपके मोबाइल पे, आपके डेस्कटॉप पे आज दिन भर इस चुनाव परिणाम से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में बताता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। आपके मन में जितने सवाल होंगे मुझे लगता है हमारी टीम उन सारे सवालों के जवाब आपको देगी।